हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे यहाँ पर जानेंगे कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश की क्या नीति थी, जिससे उनका क्या हो सके, जो अभी नया साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था उसका जो है डेवलपमेंट हो सके और एरिया उसका बढ़ सके। तो उन्होंने कुछ नीतियाँ अपनाई थी, तो आज उन्हीं नीतियों को हम देखेंगे कि ब्रिटिश नीति ने पूरे भारत को अपने कब्ज़े में करने के लिए कौन-कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों के संदर्भ में सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वोच्च सत्ता निरंतर परिस्थितियों के अनुसार विविध रूपों में परिभाषित की जाती रही है। ब्रिटिश सत्ता भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई नीति की जानकारी कौन-कौन सी पुस्तकों में मिलती है? तो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट, ये कौन है? के.एम. पनिक्कड़ की लिखी है। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया? यह है ली वार्नर की 1910 में। अब इन्होंने जो है इस क्रम को उन्होंने 3 चरणों में डिवाइड किया है ली वार्नर ने। नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया 1910 की जो उन्होंने लिखी है। पहली है घेरे की नीति यानी रिंग फेस नीति 1765 से लेके 1813 तक, और दूसरा है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1818 से लेके 1857 तक, और फिर है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से लेके 1910 तक इन्होंने माना है। चूँकि इनका जो बुक का टाइम पीरियड 1910 में ही इन्होंने लिखी थी, तो उनका टाइम पीरियड भी देखिए यहाँ पर 1910 तक इन्होंने रखा है। ली वार्नर ने नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया की बुक में ये 3 उसको डिवाइड किया है। अब ली वार्नर का वर्णन जो है 1910 में ही प्रासंगिक माना जा सकता है। 18वीं सदी के मध्य से लेकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने तक इन संबंधों का निम्न अवस्थाओं के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो उन्होंने 1910 तक ही जो है डिवाइड किया था 3 भागों में। रिंग फेंस की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और अधीनस्थ संघ की नीति। अब यहाँ पर जो है कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया, वहाँ तक की नीति को देखते हैं। तो सबसे पहले संघर्ष करना, कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना? संघर्ष करना। तो 1740 से लेके 1765 तक इनका ये टाइम पीरियड था। फिर इनका आता है रिंग फेंस की नीति और कंपनी की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, फिर अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति, और फिर आता है सबसे लास्ट में 1935 से लेके और 1948 47 तक बराबर के संघ की नीति। तो ये कुल जो है 5 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन ली वार्नर ने 3 भागों में डिवाइड किया था 1910 तक। लेकिन अगर हम पूरे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश की देखें, जब से वो आए हैं उनकी क्या नीति है, तो 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब एक-एक करके देखते हैं। कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया कि जो यहाँ पर भारतीय रियासतें थीं, जो राजा-महाराजा हमारे थे, उनके बराबर आने का सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया। प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? संघर्ष इनमें होगा 1740 से लेके 1765 तक। कर्नाटक युद्ध के पूर्व तक भारत में कंपनी का दृष्टिकोण मात्र व्यापारिक ही रहा। इन्हीं युद्धों के दौरान कंपनी की राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी अन्य भारतीय शक्तियों के समान एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अवतरित हुई थी। तो यहाँ पर अ, देखते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई। एक तो कर्नाटक युद्ध, मतलब कंपनी अपने आप में ही बहुत सारी कंपनियाँ आई थीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांस, इन सब में युद्ध होता है स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में फाइनली उनको क्या मिलती है? बंगाल में विजय प्राप्त मिलती है, इलाहाबाद की संधि मिलती है। उसके बाद जो है उनको बहुत बड़ा एरिया भी मिल जाता है। तो ये था उनका संघर्ष। अब
थोड़ा जो उनको मिला है, अब वो क्या करेंगे, घेराव की नीति करेंगे ताकि उनका जो एरिया है वो और जो है बढ़ जाए। तो अब दूसरा आता है कंपनी की सुरक्षित घेरे की नीति, जिसको रिंग फेंस नीति कहते हैं। 1765 से लेके 1813 तक रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। किसने? वारेन हेस्टिंग में। वारेन हेस्टिंग के इस नीति के तहत जो है कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर जो है बफर स्टेट अंतस्थ राज बनाने का प्रयत्न किया। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा की ताकि अपनी सीमाएं भी सुरक्षित रहें। इसका मुख्य कारण था अफगानों एवं मराठों का भय था। अब्दाली के आक्रमण एवं मराठों की चौथ वसूली थी। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली ने अपने पूर्ववर्ती जॉन शोर की शांति एवं निष्पक्षता की नीति का परित्याग कर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया था। वेलेजली का उद्देश्य देशी रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। इसके लिए उसने सहायक संधि प्रथा अपनाई। निम्न देशी रियासतों के साथ सहायक संधि की, जैसे कि 1798 में हैदराबाद, 2 अक्टूबर 1800 को निजाम ने संशोधित सहायक संधि द्वारा कंपनी को वेरेली और कुडापट जिले भी दिए थे। 1799 में मैसूर, फिर 1799 में ही तंजौर मैसूर एक ही समय में आए थे। 1801 में अवध और 1802 में वसीम की संधि पेशवाओं के साथ हुई थी। वेलेजली की सहायक संधि वारेन हेस्टिंग के घेरे की नीति का ही व्यापक रूप था और इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की सर्वोच्च सत्ता भारत में बनाए रखना था। 1803 में जॉर्ज बॉर्ले ने कहा था कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। लॉर्ड सेलिसबरी ने सुरक्षित घेरे की नीति के बारे में कहा था कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की भांति है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से लेकर 1857 तक। लॉर्ड हेस्टिंग ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। हेस्टिंग ने भारतीय राज्यों को अधीनस्थ रखते हुए एक दूसरे से पृथक रखने की नीति अपनाई। उसने सहायक संधि के माध्यम से मध्य भारत एवं काठियावाड़ की 145 रियासतों एवं राजपूताना की 20 रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया और 1816 में नेपाल के साथ युद्ध कर सुगोली की संधि की। नेपाल के साथ कौन सी संधि हुई थी? सुगोली की संधि हुई थी और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया 1816 में सुगोली की संधि। इसके द्वारा उनको क्या मिला? कुमाऊं गढ़वाल को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर, 32 में कच्छ छार और 1834 में कुर्ग, 1835 में जैंतिया रियासतों का अधिग्रहण कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए 3 उपाय किए। एक तो युद्ध द्वारा, दूसरा कुशासन भ्रष्टाचार का आरोप और फिर डलहौजी की व्यापक नीति, गोद निषेध नीति। तो ये 3 थी, तीनों को यहाँ पर देखते हैं। युद्ध द्वारा जैसे कि यहाँ पे पंजाब का 1849 में विलय कर लिया, सिक्किम का 1850 में विलय कर लिया, बोअर, वर्मा और पेगू का 1852 में विलय कर लिया। कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप में 1853 में हैदराबाद से बकाया धनराशि के बदले बरार छीन लिया और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। गोद निषेध प्रथा जो हड़प नीति, मतलब जिसके कोई बेटा नहीं है तो उसको क्या कर लिया जाएगा? विलय कर लिया जाएगा अंग्रेजी शासन के तहत। पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यापकत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। यह परम सत्ता के सिद्धांत का उप सिद्धांत था जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीप के शासक
के रूप में अधीनस्थ भारतीय राज्यों के संचालन तथा उनकी उत्तराधिकार के व्यवस्थापन का दावा किया। यह विस्तार नीति थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य जो है ब्रिटानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय नरेशों में बहुत असंतोष हुआ। 1857 में हुए ब्रिटनी शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इस नीति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अब यहाँ पर मापदंड हिंदू कानून के अनुसार कोई व्यक्ति या शासक जिसका स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को गोद ले सकता है। उसके लिए उसके बाद पुत्र के सभी व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे दत्तक ग्रहण को मंजूरी देने और आश्रित राज्यों के मामले में दत्तक की अनुपस्थिति में अपने विवेकानुसार कार्यवाही करने के परम अधिकारों पर जोर दिया। व्यवहारिक तौर पर इसका मतलब था अंतिम क्षण के दत्तक ग्रहण को अस्वीकार करना तथा स्वाभाविक या दत्तक उत्तराधिकार न होने पर राज्यों का विलय था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि पूर्वी के बजाय पश्चिम शासन बेहतर है और जहां संभव हो सके इन्हें लागू करना चाहिए। अब आती है राज्यों का विलय। तो व्यागप्त सिद्धांत के अनुसार विलय कोई ना कोई तो राज्य किए होंगे जहां पर ये नियम उन्होंने नहीं लागू किए और हड़प लिए। तो सबसे पहला आता है सतारा। प्रथम राज्य कौन है? व्यापक सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया सतारा। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लाल डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर लिया और इसका विलय कर लिया। कॉमन सभा में जोसेफ ह्यूम ने इस विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस की संज्ञा दी थी। तो ये कोटेशन बिल्कुल आप याद रखें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कॉमन सभा में जोसेफ ह्यूम ने कहा था। और कौन से सिद्धांत के? व्यापक सिद्धांत है। इसी प्रकार संबलपुर के राजा नारायण सिंह और झांसी का तो आप सभी को पता ही होगा राजा गंगाधर राव एवं नागपुर के राजा रघुजी तृतीय के राज्यों का विलय जो है क्रमशः किया गया, यानी सतारा का जो है तो यहाँ पे क्रमशः जो है एक तो संबलपुर हो गया, झांसी हो गया और नागपुर। हाँ, तो तीनों के यहाँ पर दिए गए। संबलपुर हो गया 1849, फिर उसके बाद आता है झांसी 1853 और नागपुर जो है 1854 और सतारा सबसे पहले था। इनके पुत्र उत्तराधिकार के अभाव में किया गया, उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। अब देखते हैं तो यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है 1848 में सतारा सबसे पहले, फिर आता है संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा और उसी समय जो है जैतपुर बुंदेलखंड में एक जैतपुर रियासत है, छोटी सी रियासत है, बुंदेलखंड में पड़ती है। वर्तमान में ये महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ती है जैतपुर। फिर है 1850 में, 1852 में उदयपुर, 53 में 1800 झांसी, 54 में नागपुर और 85 में 55 में करौली। तो ये लास्ट था करौली। डायरेक्टर्स ने इस विलय को अस्वीकार कर दिया था। अब अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति, यानी अब जब इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो अब क्या है जो है सीधे जो है अब यहाँ कंपनियां शासन नहीं करेंगी। अब कौन शासन करेगा? सीधा क्राउन से शासन किया जाएगा। इसलिए अधीनस्थ संघ एवं सहयोग की नीति 1858 से लेके 1935 तक। 1857 के विद्रोह को दबाए जाने के बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया गया एवं देसी रियासतों को यथावत रखने की नीतियां अपनाई गईं। 1858 के अधिनियम में भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया था कि उनके वंशानुगत शासन को कायम रखा जाए, राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस दिया जाए और लॉर्ड कैनिंग ने डलहौजी द्वारा हड़प गई बघाट
एवं उदयपुर रियासत को वापस लौटा दिया था। 1857 की क्रांति के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन राज्यों ने उस तूफान को रोकने का काम किया जिसका एक बड़ा झोंका हमें उखाड़ सकता है। आगे देखते हैं, अधीनस्थ संघ की नीति के तहत सर्वोच्च ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। जैसे मैंने बताया कि क्राउन ही अब यहाँ पर शासन नीति जो भी है वो सब क्राउन के तहत ही होगा। किसी राज्य में कुछ प्रशासन की शिकायत होती थी तो राजा को पदच्युत या दंडित कर दिया जाता था। जैसे कि टोंक के राजा को 1867 में, टोंक जो है राजस्थान में पड़ता है, 1870 में अलवर, 1870 में अलवर, 1875 में बड़ौदा, अलवर भी राजस्थान में है और टोंक भी राजस्थान में है। 1875 में बड़ौदा महल मल्हार राव गायकवाड़ के स्थान पर सयाजी राव को शासक बनाया गया था। वहीं 1889 में कश्मीर और 1893 में मणिपुर। सर जॉन लॉरेंस ने महान प्रभावी आक्रमणता की नीति अपनाई थी। 1876 में लॉयल टाइटल्स एक्ट पारित किया गया और 1877 में लॉर्ड लिटिल ने दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी एम्प्रेस ऑफ इंडिया केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1903 में लॉर्ड कर्जन और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1881 में मैसूर और उसके परंपरागत राजवंश वाडियार को इस शर्त पर लौटा दिया कि वहां का शासक क्राउन के अधीन रहेगा। लॉर्ड कर्जन का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, जिसके समय में बंगाल विभाजन होता है, और 1903 में ही उसने दिल्ली में भव्य जो है दरबार का आयोजन किया था। 1921 ईस्वी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का गठन किया गया और नरेंद्र मंडल का स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा 23 दिसंबर 1919 को हुई थी। और जब 1919 के भारत सरकार अधिनियम को ग्रेट ब्रिटेन के संसद में पारित कर दिया गया और उसे ब्रिटेन के राजा द्वारा शाही स्वीकृति मिल गई। इस सदन के स्थापना के साथ ही ब्रिटिश सरकार की इस नीति का भी अंत हो गया, जिसके तहत यह ब्रिटिश संरक्षित भारतीय रियासतों को एक दूसरे से विश्व के अन्य देशों से भी अलग रखती थी। नरेंद्र मंडल की पहली बैठक 8 फरवरी 1921 को हुई। नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति के अध्यक्ष को कुलाधिपति कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों में चांसलर कहा जाता था। नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति के कुलाधिपतियों की सूची निम्न प्रकार से थी। सबसे पहले है बीकानेर के महाराज सर गंगा सिंह बहादुर 21 से 26, पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह 1926 से लेके 31, नवानगर के जाम साहब रणजीत सिंह विभाजी जडेजा, नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी 1933 से 43, पटियाला के महाराजा यदविंदर सिंह 1943 से लेके 44, भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान 1944 से लेके 47 तक। आगे देखते हैं, 1927 में इंडियन स्टेट कमेटी 1927 में ही एक गठित की गई थी, जिसको बटलर समिति या इंडियन स्टेट कमेटी भी कहते हैं। 1927 में भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे रियासतों के राजाओं की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में जाना जाता था। इस समिति ने भारत के 16 राज्यों का दौरा एवं विश्लेषण किया और सन 1929 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति की अनुशंसाएं क्या थी, तो ये देख लेते हैं। परम सत्ता और राज्यों के बीच के संबंध सिर्फ समझौता नहीं बल्कि जीवित और वृद्धिशील संबंध है, जिसका निर्धारण परिस्थितियों और नीतियों के तहत हुआ और इसमें इतिहास और सिद्धांत भी शामिल हैं।
ब्रिटिश परम सत्ता रियासतों की रक्षा करेगी। और निष्कर्षता क्या है? इस समिति के गठन का उद्देश्य परम सत्ता और राजा, परम सत्ता मतलब ब्रिटिश और राजा मतलब जो उस जैसे टोंक के नवाब, इस तरह से जो राजा थे किसी रियासत के, उनके बीच संबंधों में जुड़े मुद्दों की जांच करना था, जिसका काम राजाओं के मध्य के संबंधों की बेहतरी, मतलब ये इसलिए कमेटी बनाई गई ताकि राजा और जो परम सत्ता इनके बीच जो है बेहतर संबंध हो। इस पर सुझाव देना ताकि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना की जा सके। तो कुल मिलाकर बटलर समिति क्या थी? एक तो जो हिंदू रियासतें हैं, उनके जो शासक हैं और जो परम सत्ता यानी ब्रिटिश शासक हैं, ब्रिटिश जो वायसराय थे, उनके बीच में अच्छे संबंध हो, उसको ही बटलर समिति कही गई। अब आते हैं बराबर संघ की नीति 1935 और 1947 ईस्वी। बराबर संघ की नीति मतलब अब जो है भारत को यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि ये अब क्या है, बराबरी करने लगा है, कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। बटलर कमेटी की सिफारिशों के उपरांत ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास किया। भारतीय राजाओं को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। तो अब यहाँ पर राजाओं के साथ पहले तो छीना झपटी की, अब क्या है, यहाँ पर बहुत उनके साथ आदरपूर्ण और ये सब करने का प्रयास किया गया। 1935 छीना-झपटी से मतलब जैसे किसी का पुत्र नहीं है तो उनका राज्य छीन लिया, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छी व्यावहारिक रूप से बहुत ही अच्छा व्यवहार करा गया, उनको बुलाया गया, बहुत रिस्पेक्ट दी गई और 1935 के अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया कि प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में भारतीय राजाओं का सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो भारतीय राजाओं मतलब उनको ये दे दिया कि अगर आप चाहते हैं तो भारतीय संघ में शामिल हो, अगर नहीं चाहते तो आप भारतीय संघ में शामिल ना हो। 1935 के अधिनियम में भारत की संघीय विधायिका में कुल जो है 375 स्थानों में से 125 स्थान पर उच्च सदन में, 260 स्थानों में 104 स्थान देशी रियासतों के लिए क्या किया गया, निर्धारित किए गए थे। तो ये थी कुछ ब्रिटिश भारत में उनकी क्या-क्या नीतियाँ थी। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम एक नया टॉपिक यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।